अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ऑस्ट्रेलिया से मैं हूँ आपकी होस्ट अमरीन शाहिद। आज मैं वहीदुद्दीन साहब की एक बहुत खूबसूरत तहरीर जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। मैं एक घर के करीब से गुजर रहा था कि अचानक मुझे घर के अंदर से एक 10 साला बच्चे की रोने की आवाज़ आई। आवाज़ में इतना दर्द था कि मुझे मजबूरन घर में दाखिल होकर मालूम करना पड़ा ये 10 साला बच्चा क्यों रो रहा है। अंदर दाखिल होकर मैंने देखा माँ अपने बेटे को आहिस्ता से मारती और बच्चे के साथ खुद भी रोने लगती। मैंने आगे होकर पूछा, बहन क्यों बच्चे को मार रही हो जबकि खुद भी रोती हो इसको मारकर। इसने जवाब दिया कि भाई आपको तो मालूम है कि इसके वालिद अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और हम बहुत गरीब भी हैं। मैं लोगों के घरों में मजदूरी करती हूँ और इसकी पढ़ाई का मुश्किल से खर्च उठाती हूँ। ये कमबख्त स्कूल रोजाना देर से जाता है और रोजाना घर देर से आता है। जाते हुए रास्ते में कहीं खेल कूद में लग जाता है और पढ़ाई की तरफ जरा भी तवज्जो नहीं देता, जिसकी वजह से रोजाना अपने स्कूल की वर्दी गंदी कर लेता है। मैंने बच्चे और इसकी माँ को थोड़ा समझाया और चल दिया। एक दिन सुबह सुबह सब्जी मंडी कुछ सब्जी वगैरह लेने के लिए गया। अचानक मेरी नजर उसी 10 साला बच्चे पे पड़ी जो रोजाना घर से मार खाता था। क्या देखता हूं कि वो बच्चा मंडी में फिर रहा है और जो दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्जी खरीदकर अपनी बोरियों में डालते तो इनसे कोई सब्जी जमीन पर गिर जाती तो वो बच्चा इसे फौरन उठाकर अपनी झोली में डाल देता। मैं ये माजरा देखकर परेशानी में मुब्तला हो रहा था कि चक्कर क्या है। मैं इस बच्चे को चोरी चोरी फॉलो करने लगा। जब इसकी झोली सब्जी से भर गई तो वह सड़क के किनारे बैठकर ऊंची ऊंची आवाजें लगाकर इसे बेचने लगा। मुंह पे मिट्टी, गंदी वर्दी और आंखों में नमी के साथ ऐसा दुकानदार जिंदगी में पहली बार मैं देख रहा था। देखते देखते अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा जिसकी दुकान के सामने इस बच्चे ने नन्ही सी दुकान लगाई हुई थी। इस शख्स ने आते ही इससे जोरदार पांव मारकर इस नन्ही सी दुकान को एक ही झटके में सारी सड़क पर फैला दिया और बाजू से पकड़कर इस बच्चे को भी उठाकर धक्का दे दिया। नन्हा दुकानदार आंखों में आंसू लिए दोबारा अपनी सब्जी को इकट्ठा करने लगा और थोड़ी देर बाद अपनी सब्जी किसी और दुकानदार के सामने डरते डरते लगा ली। भला इस शख्स का जिसकी दुकान के सामने अब इसने अपनी नन्ही दुकान लगाई, इस शख्स ने इस बच्चे को कुछ नहीं कहा। थोड़ी सी सब्जी थी, जल्द ही फरोख्त हो गई और वो बच्चा उठा और बाजार में एक कपड़े वाली दुकान में दाखिल हुआ और दुकानदार को वो पैसे देकर दुकान में पड़ा अपना स्कूल बैग उठाया और बिना कुछ कहे स्कूल की जानिब चल दिया। मैं भी इस बच्चे के पीछे चल रहा था। जब वो बच्चा स्कूल गया तो 1 घंटा देर हो चुकी थी, जिस पर इसके उस्ताद ने डंडे से इसे खूब मारा। मैंने जल्दी से जाकर उस्ताद को मना किया कि ये यतीम बच्चा है, इसे मत मारो। उस्ताद फरमाने लगे, सर ये रोजाना 1 घंटा देर से आता है, मैं रोजाना इसे सजा देता हूँ कि डर से स्कूल टाइम पर आए और कई बार मैं इसके घर भी पैगाम दे चुका हूँ। बच्चा मार खाने के बाद क्लास में बैठकर पढ़ने लगा। मैंने इसके उस्ताद का मोबाइल नंबर लिया और घर की तरफ चल पड़ा। घर जर का मालूम हुआ कि जो सब्जी लेने गया था वो तो मैं भूल ही गया। तो खैर अब तो जो होना था वो हो गया। हस्बे मामूल बच्चे ने स्कूल से घर आकर माँ से एक बार फिर मार खाई। सारी रात मेरा सर चकराता रहा। अगले दिन सुबह नमाज अदा की और फौरन बच्चे की उस्ताद को कॉल की कि मंडी टाइम पर हर हालत में मंडी पहुंचे, जिस पर मुझे मुस्बत जवाब मिला। सूरज निकला और बच्चे का स्कूल जाने का वक्त हुआ। बच्चा घर से सीधा मंडी अपनी नन्ही दुकान का बंदोबस्त करने निकला। मैंने इसके घर जाकर इसकी वालदा को कहा कि बहन मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आपका बेटा स्कूल क्यों देर से जाता है। वो फौरन मेरे साथ मुंह में यह कहते हुए चल पड़ी कि आज इस लड़के की मेरे हाथों खैर नहीं, छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। आज मंडी में लड़के का उस्ताद भी आ चुका था। हम तीनों ने मंडी की 3 मुख्तलिफ जगहों पे पोजीशन संभाल ली और नन्हे दुकान वाले को चुप कर देखने लगे। हस्बे मामूल आज भी इसे काफी लोगों से झड़के लेनी पड़ी
اور آخر کار وہ لڑکا اپنی سبزی فروخت کر کے کپڑے والی دکان کی طرف چل دیا۔ اچانک میری نظر اس کی ماں پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں، بہت ہی درد بھری سسکیاں لے کر زاروں کے تار رو رہی تھی۔ میں نے فوراً اس کے استاد کی طرف دیکھا تو وہ بہت شدت سے اس کے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ دونوں کے رونے میں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کسی مظلوم پر بہت ظلم کیا ہو اور آج ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہو۔ اس کی ماں روتے روتے گھر چلی گئی۔ استاد بھی سسکیاں لیتے ہوئے اسکول چلا گیا۔ حسب معمول بچے نے دکاندار کو پیسے دیے اور آج اس کو دکاندار نے ایک لیڈی سوٹ دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا آج سوٹ کے سارے پیسے پورے ہو گئے، اپنا سوٹ لے لو۔ بچے نے اس سوٹ کو پکڑ کے اسکول بیگ میں رکھا اور اسکول چلا گیا۔ آج بھی 1 گھنٹہ لیٹ تھا۔ وہ سیدھے استاد کے پاس گیا اور بیگ ڈیسک پہ رکھ کر مار کھانے کے لیے پوزیشن سنبھال لی، ہاتھ آگے بڑھا دیے کہ استاد ڈنڈے سے اس کو مار لے۔ استاد کرسی سے اٹھا اور فوراً بچے کو گلے لگا لیا۔ اس قدر زور و قطار سے وہ رویا کہ میں بھی دیکھ کر اپنے آنسو پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آگے بڑھ کر استاد کو چپ کرایا اور بچے سے پوچھا، یہ جو بیگ میں سوٹ ہے وہ کس کے لیے؟ بچے نے جواب دیا کہ میری ماں امیر لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرنے جاتی ہے اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے پاس جسم کو مکمل ڈھانپنے والا کوئی سوٹ نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنی ماں کے لیے یہ سوٹ خریدا ہے۔ یہ سوٹ اب گھر لے جا کر ماں کو دو گے؟ میں نے بچے سے سوال کیا۔ جواب میں اس نے کہا، استاد کے پیروں کے نیچے سے جیسے زمین نکل گئی ہو اس کے جواب سے۔ بچے نے جواب دیا، نہیں انکل جی، چھٹی کے بعد میں اسے درزی کو سلائی کے لیے دوں گا اور روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے میں اس کی سلائی بھی دے دوں گا۔ جب میرے پیسے پورے ہو جائیں گے تب میں اسے اپنی ماں کو دوں گا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کے آگے اور کیا بیان کروں۔ استاد اور میں یہ سوچ کر روتے جا رہے تھے کہ اب بھی اس معصوم کو مزید کئی دن تک منڈی جانا پڑے گا اور لوگوں سے دھکے کھانے پڑیں گے اور ننھی دکان لگانی پڑے گی۔ آخر کب تک غریبوں کے بچے ننھی دکانیں لگاتے رہیں گے؟ آخر کب تک؟ کیا اربوں روپے کی مراد لے کر بڑے بڑے دعوے کرنے والے ہمارے سیاستدان اپنے ذاتی مفاد سے بالا تر ہو کر کبھی ہمارے ملک اور ہمارے ملک میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں سوچ پائیں گے؟